तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल की जो क्लास थी, कल हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था? प्रोसेस पढ़े थे। प्रोसेस में सारे प्रोसेस हो गए थे, ठीक है? सारे प्रोसेस में जैसे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सारे प्रोसेस की बात थी, ठीक? और सारे की सारे प्रोसेस हो गए थे। चलो चलो अगले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम पर प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है? जितने भी टाइप के प्रोसेस थे, सारे के सारे प्रकार के प्रोसेस हमने पढ़े। अब तुम देखो, अगला इसी में है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता की कोटि। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैसेस की। ठीक है, देखो बच्चों, गैस बेसिकली हमारी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला टाइप जो है हमारी गैस में, वो है हमारा मोनो एटॉमिक। दूसरा है डाया एटॉमिक। तीसरा है ट्राया एटॉमिक, लेकिन ट्राया एटॉमिक में लीनियर, ठीक है? अगला है पॉली एटॉमिक। अगला है पॉली एटॉमिक, ठीक है? पॉली एटॉमिक। अब मैं बात करूं इसमें कि मेरे मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है। वे गैसेस जिनमें एक ही एटम होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक गैस। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? हमारी मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है? अब हम बात करते हैं डाया एटॉमिक गैस।
जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो? दो। जैसे CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर N2 या फिर O2, ये सब क्या है हमारी डाई एटॉमिक गैस। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैस, लेकिन कैसी? लीनियर, जिसमें एक है जैसे CO2, ठीक है? CO2 मेरी कैसी है? ट्राई एटॉमिक गैस है और कैसी है वो? लीनियर है, ठीक है? अगला मेरी है जैसे C2H2, क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम C ऐसे, ये किसकी संरचना है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और अगर तुम इसकी बात करें हम लोग, इसकी पता नहीं किस प्रकार से बनती होगी, C2H2, ठीक है? तो ये कैसी है? लीनियर। देखो एक रेखा में है तो इसे बोलेंगे हम लोग लीनियर। उसके बाद पॉली एटॉमिक में NH3 हो गया, ठीक है? CH4 हो गया, और जितनी भी हैं, वाटर हो गया, ये सब और भी बहुत टाइप हो सकते हैं। ये सब हमारी कौन सी हैं? ये सब हमारे आते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है? पॉली एटॉमिक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम दो टाइप की है। एक है तुम्हारा, एक है ट्रांसलेशनल और एक है रोटेशनल, और एक हो जाएगी तुम्हारी टोटल, ठीक है? दो प्रकार। अब देखो सबसे पहले ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज सीधी रेखा में चल रही है तो उसे बोलेंगे हम कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई चीज घूम रही है तो उसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो जो मोनो एटॉमिक गैस है, तुमको बस ऐसे याद रखियो, यहाँ पर ऐसे याद रखियो, याद करने बता रहा हूँ। 35-56, ठीक है? कैसे याद रखोगे? 35-56। ट्रांसलेशनल में सभी 3-3 होती है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सभी 3-3 होंगी। अगर ये 3 है और टोटल भी 3 है तो ये क्या होगा? 0। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? और ये कितना होगा? 3, ठीक है? अब तुमसे कहा जाए कि बताओ डाया एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी होगी? तो डाया एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। ट्राई एटॉमिक लीनियर बोलेगा तो कितनी होगी? 5। तब भी कितनी होगी? 5। और पॉली एटॉमिक के लिए बोलेगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डिनोट किससे करते थे? F से। किससे होता है? रोटेशनल 0 क्यों आया? हाँ ये तो सोचने की बात है, रोटेशनल तुम्हारा 0 क्यों आया? ऐसा है, देखो इन सब में एक कारण है कि तुम्हारे 3 क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, ठीक है? नीट के लिए सिर्फ तुम्हें हम 2 पढ़ाते हैं, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल, लेकिन जेई में 3 है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है? वहाँ एक कदम और आगे चलता है, जेई में तो एक कदम आगे चलता है। देखो रोटेशनल का मतलब ये है, मेरे पास में कौन सा का 0 है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया? एक एटम। देखो मोनो एटॉमिक में मैंने सिर्फ कौन से एटम लिए? एक एटम लिए, सिर्फ क्या लिया है? सिंगल एटम। तो सिंगल एटम अगर घूम भी रहा होगा, एटम बहुत छोटा होता है, और सिंगल एटम अगर घूम भी रहा होगा तो हमको लगेगा ही नहीं कि वो घूम रहा है, ठीक है? लेकिन अगर तुम डाई एटॉमिक की देखोगे, डाई एटॉमिक का मतलब हो गया एक एटम इधर हो गया, एक एटम इधर हो गया,
भाई कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होती है, दोनों किसी ना किसी बाउंड से तो बाउंड रहते हैं। ये सब तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे बाउंड, जैसे एक कोवैलेंट बाउंड होता है, ठीक है, और भी पता नहीं कौन कौन से बाउंड है, उन सब बाउंडों से क्या रहते हैं, वो बाउंड रहते हैं। तो अगर वाइब्रेशनल, अब देखो डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक का अगर तुम रोटेशनल कहोगे तो ये जो रोटेशनल है या तो वो एक्स वाई में रोटेशन होगा या किसमें होगा, वाई जेड में। तो कितनी रोटेशन हो गई, दो ही तो हो गई, या तो एक्स वाई में या फिर वाई जेड में, दो में रोटेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, दो। लेकिन एक मोनो एटॉमिक है, वो एक जगह है, तो वो कौन सी एक्सिस में रोटेशन होगा, जरूरी नहीं है, ना तो वो एक्स में जा रहा है, ना वाई में जा रहा है, ना जा रहा है जेड में, तो उसका रोटेशनल इसीलिए क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल का मतलब है कि वो कितने डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेशन का मतलब है चलना। तो जो मोनो एटॉमिक है वो एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है और जेड में भी चल सकता है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। तो चाहे वो मोनो हुआ, चाहे वो डाया हुआ, चाहे ट्राया हुआ, चाहे पॉली हुआ, तीनों में चल सकता है। तीनों, जो ये भी तीन में चल सकता है, ये भी तीन में, ये भी तीन में, ये भी तीन में, ठीक है। तो ये है, तो तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिर्फ 35-56 याद रखना है। 35 का मतलब हो गया, 3 का मतलब मोनो, मोनो के बाद में डाया, डाया के बाद में ट्राया और दोबारा फिर ट्राया, वो पॉली एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 35-56 और ट्रांसलेशनल की सबकी होगी 3, सारी की सारी ट्रांसलेशन में कितनी होगी, 3। और रोटेशनल की जो होगी, रोटेशनल की वो सर 35-56 अगर सबकी 3 है, सबकी 3 है, इसकी 3 है, ये 6 है, तो ये क्या होगी, 3-3 तभी तो मिलके 6 बनेंगे, 3 2 तभी तो मिलके 5 बनेंगे, 3 और 2 तभी तो मिलके क्या बनने हैं, 5 बनने, ठीक है। ये होता है। इसे खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। कर लिया होगा ये, ठीक है। तो 35-56 हमको याद रखना है। अब देखो एक फार्मूला और याद रखना है तुमको, इंटरनल एनर्जी का। सर इंटरनल एनर्जी का जो तुमने फार्मूला, मैंने जो फार्मूला लिखवाया था, तो तुम बोले सर जी इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होगा एन वाई, मैंने लिखवाया था एन सी बी डेल्टा, मैंने ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का था, किसका था, वैसे क्या होता है एन सी बी टी, एन सी बी, यही तो था एन सी बी टी। अगर मैं सी बी को लिखता तो एन आर गामा -1 इंटू, यही तो हो जाता, सी बी की जगह क्या हो जाता, आर गामा -1 इंटू। अब देखो ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला टेम्परेचर और सीवी के लिए था, ये गामा आ जाए, गामा दे दे तब उसके लिए ये था, ठीक है। अब अगर तुम सोचना, ठीक है, देखो एक फार्मूला इंटरनल एनर्जी का और है, वो है NY2 FRT, NY2 FRT, ठीक है। अब ये फार्मूला कहां से आया ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चों मुझे बताओ, गामा बराबर मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 + 2 अपॉन, हाँ बोलो, बताया था गामा बराबर 1 + 2 अपॉन, गामा क्या था, गामा क्या था, कौन था गामा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी रेशियो। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर देखना, मैं यही चीज ले आऊंगा, अगर मैं यहाँ पर गामा की वैल्यू रखूं, गामा की वैल्यू रखी nRT 1 + 2 अपॉन, और साथ में क्या है माइनस से ये F कहाँ जाएगा, तो ये भी फार्मूला होता है,
किसका फार्मूला है ये? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला, दूसरा से तीसरा, निकलते ही जा रहे हैं, है ना? तो इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला ये भी होता है जिसका होता है NCV इंटू डेल्टा अगले वाले इसके एक ये फार्मूला होता है U इक्वल टू NF RT बटे 2। ठीक, चलो खत्म कर रहे हैं इसको। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओगे मोनो एटॉम हिंदी में क्या बोलेंगे? एक परमाणु, एक आगे डाया एटॉमिक, आगे ट्राया एटॉमिक, लीनियर, आगे पॉली एटॉमिक। ठीक है, यहाँ आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या आ गया? तो प्लस बन गया है भाई। डिग्री ऑफ F क्या होता है? डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद में अब आ जाए CV, फिर आ जाए CP, फिर आ जाए गामा। अरे गामा क्या होता है? CP बटे। ठीक, अब तुम लोग बताओगे सर जी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले सर जी लिखते हो, क्या लिखते हो? 3556 लिख दिया, 3556। अब क्या निकालें? CB। तो दिक्कत हो गई, CB कैसे निकलेगा, है ना? CB कैसे निकलेगा? ठीक है, अगले पन्ने में लिख लेना जो मैं आप लिख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं भूल कर बेटा CB बराबर क्या होता था? R अपॉन गामा माइनस, और गामा बराबर क्या होता है? 1 + 2 अपॉन, तो CB बराबर R बटे 1 + 2 अपॉन F माइनस 1 से बन गया तो क्या आया? FR बटे। CB का मान क्या आया? FR बटे आ गया। ये इतना अगले पन्ने में लिखना या पिछले बची जगह होगा उसमें। ठीक है, उतार लिया, सही है। अब देखो बेटा, इधर देखो CB बराबर क्या होता है? FR बटे, यही तो होता है।
एफ आर बटे, यहाँ एफ कितना है तो बोलो 3R बटे 2, यहाँ कितना है 5R बटे 2, यहाँ पर 6R बटे 2, 6R बटे 2 कितना आएगा 3R। सही है, पल्ले बढ़ गया। अब बताओ CP क्या होता था, CP क्या होता था, CB प्लस R, CB प्लस R, ठीक है। अब CB कितना है 3R बटे 2, इसमें 1R और जोड़ दो। अब देख लो बच्चे कैसे जोड़ोगे, 1R जोड़ोगे, ये कुछ नहीं है तो एलसीएम लिया, 2 एकम। अब देखो यहाँ पर 2 है, 2 एकम 1 बचा, 1 की 3 से 3R, 1 के 2 में 2 बार, 2 की R से गुणा करी, कितना आया 3 और 2 5R बटे, सही है। अब देखो यहाँ पर जोड़ देना, 5R बटे 2, 7R बटे 2, 7R बटे 2 और 3R में 1R जोड़ोगे, सही है। अब आ जाए गामा, गामा क्या होता है CP अपॉन, CP क्या है 5R बटे 2, ये क्या है 3R बटे 2। तो जब इसको इससे भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 बटे 5, यहाँ पर 4 बटे 3, 4 बटे। बेटा देखो इसको भाग दोगे 5 से, 3 एकम 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट। तो सबसे पहले तो तुम्हारे ये समझ में आया कि गामा का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। गामा हमेशा क्या रहता है 1 से 1 है। और सबसे ज्यादा गामा किसका है, सबसे ज्यादा गामा किसका है मोनोएटॉमिक का, किसका है मोनोएटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे कम गामा किसका है पॉलीएटॉमिक का, किसका है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक का गामा क्या है 1.3, 1. समझ में आ गया, सही है। उतार लो इसको, आगे बढ़ो। उतार लिया, आप पीछे बेंच बताओ बेटा, पीछे से आगे 4 दे दिया बेटा, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, कितना होता है 0। आइसोकोरिक में कितना होता है 0। अच्छा डेल्टा क्यू कौन से प्रोसेस में 0 होता है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में P और T का रिलेशन क्या था, P और T का रिलेशन क्या था, चलो जो आई का निकाल कर देखो,
अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हो, रैंक नहीं होगी तुम्हारी। और अगर ऐसे आई कार्ड करना होता है ना, सीनियर देखता है, फर्स्ट ईयर आ गया है, आ जाए समझे। तो आई कार्ड तो टांगना जरूर लगता है, पता नहीं कब कौन बुला रही नहीं, वो नहीं करा मैं जैसे स्कूल हो तब टांगो, बता दिया ठीक है। तो चलिए 1.33 हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों का फाइंड आउट हो गया, ठीक है। खत्म करो इसको, चलो पीछे का कुछ रिक्वायर करें हम लोग, पीछे का कुछ बातें करें, ठीक है। यही है तुम्हारी थर्मोडायनामिक्स। एक पर्सन तुम एंडिंग के तरफ पे हो बताइए थर्मोडायनामिक्स है कुछ नहीं। अब मुझे बताओ तुम लोग, तुम बताओगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा का क्या रिलेशन? अब पता है तुमको, पता है गामा बराबर आर अपॉन यार डिग्री ऑफ फ्रीडम और रिलेशन आ गया। अच्छा सीबी का और डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या रिलेशन? सीबी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीबी और डिग्री ऑफ फ्रीडम सीबी बराबर एफ आर बटे है ना रिलेशन, फिर समझा में ये हो गया। मैंने तुमसे कहा बताओ नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन कौन सी गैस है? डाइएटॉमिक। मोनो की कितनी होती है? 1.67, फिर 1.4, फिर 1.4, फिर 1.3। तो डाया की कितनी होगी? 1.4, 1.4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सही है, यही तो होगा। 1.4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा उसका हो जाएगा। सही है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा मैं तुमको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट पूछा पूरा रिवाइज करना पीछे का, अभी फिर हम लोग सुनेंगे, है ना। रिवाइज करो और सुनते हैं।
लोग आते हैं तो इन लोगों से पूछूंगा जो बातें करते हैं, सब दिक्कत नहीं कर रहे कुछ देखी ना रहे। कर लिया यार, अब अपन पूछते तुमसे, है ना? वैसे ये याद करने की ड्यूटी आपकी घर की, ठीक है? लेकिन घर पे तो आप याद करोगे। हाँ, टाइम कहाँ मिलता है, ऐसा नहीं करता। किसकी क्लास? चलो पूछें। चलो बताओ, मेरे पास में तो मेरे पास में दो लिक्विड हैं, दो गैसेस हैं। एक है गामा 1 N1 मोल्स गामा 1, N2 मोल्स गामा 2, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर ऑफ गामा का फार्मूला क्या था? सही बता रहा है? सही, ठीक है, यही था। अब बताओ बेटा, तुम बताओ। मेरे पास में N1 मोल्स हैं और मॉलिक्यूलर मास है उसका M1, N2 मोल्स हैं, मॉलिक्यूलर मास है M2। तो बताओ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? गाँव से आती है? कौन से गाँव से आती है बताओ? कहाँ से, पता नहीं से? ये भी कोई गांव एग्जिस्ट कर रहा है क्या? कौन सा गांव है? हिम्मतगंज। कोई प्लाट प्लाट खा लिया वहाँ पर, हम भी रहने लगे, है ना? अच्छा नाम है। क्या बरखेड़ा में पड़ता है क्या ये? नहीं सर, जंगल के पास तो नहीं जाएंगे सर, जंगल बहुत दूर है। अरे तब भी बेटा शेरों का क्या भरोसा है, टाइगर आ जाएंगे। हम अपने इधर ही सही है, हमारे उधर कोई टाइगर का नामो निशान नहीं आ रहा। बहुत दूर है। हो गया? तो क्या फार्मूला था, तुम बता रहे फार्मूला? हाँ 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 हाँ। तो मेरे दो हैं, तो मेरे पास दो हैं, तीन नहीं है मेरे पास। तो आप बता बटे N1 प्लस M2, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ठीक है। आप दोनों पीछे बहने बताओ बेटा, कौन से प्रोसेस में P कांस्टेंट होता है? नहीं पता? आए नहीं थे आप? उससे अगले कलर में बताओ बेटा, कौन से प्रोसेस में P कांस्टेंट होता है? आइसो जो सा बोलो, आइसोबैरिक में होता है। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है?
P कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर तुम्हारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें। ठीक, आप बताओ, तुम बताओ पीछे। आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या था? डेल्टा क्यू का फार्मूला आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का फार्मूला, हाँ बताओ। लाल सर, हाँ, आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या था? नहीं पता? आप बताओ बेटा, क्या था? NR डेल्टा टी प्लस T डेल्टा बी प्लस P डेल्टा बी, ठीक है। और एक था NCP डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी, ठीक है। अब बताओ, आप तीनों बताओ बेटा, हैं मुझे बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? क्या जीरो होता है? डेल्टा क्यू। अच्छा, डेल्टा क्यू जीरो होता है, तुम तीनों बताओ। डेल्टा डब्ल्यू वॉल्यूम कांस्टेंट, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? जीरो। तो डेल्टा यू किस में जीरो होता है? आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है, और किसी में डेल्टा यू जीरो होता है? साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा यू। चलो, ठीक है, सही। आप एक एक करके उठाएंगे, तुम तीनों बताओगे, ठीक है। बताओ, आइसोबैरिक क्या कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट, बहुत अच्छे, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब देखना, पीवी बराबर एनआरटी, प्रेशर आर तो हमेशा रहता ही है। तो तुम बोली बेटा कि सर जी इसके अंदर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसका मतलब B1 बटे B2, B1 बटे B2। सही है, सही है, सही। तो तुम बोले सर जी इसके अंदर डेल्टा यू का फार्मूला, बोले ये क्या पता है मैं तो, कौन सो बोलो? एनसीबी। और ज्यादा करोगे तो लो हम सभी सीबी की वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे? आर अपॉन गामा माइनस 1 और 2। और सभी आप ज्यादा करोगे तो हम सीबी की वैल्यू फिर से रख देंगे, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू रख देंगे एनआर डेल्टा टी, ठीक है, टी डेल्टा बी अपॉन गामा माइनस। और अगर ज्यादा करोगे सभी तो हम सीबी की जगह हम जो रख देंगे क्या? एफ आर डेल्टा टी बटे कितने होगा ना, ये सही है। डेल्टा यू को देखो, जो है जन्मदाता और ये सब इसके प्रोडक्ट है ना, सब इससे बने हैं। तो जो हमको बोलने आए एनसीबी डेल्टा टी, बाकी बाद में जाहिर से जो आएगा एनआर डेल्टा टी की जगह पी डेल्टा बी
ठीक है। और मैंने क्या किया, CV की जगह, अभी तो तुम बोले थे CV का मान क्या होता है, तुम बोले FR/2, तो मैंने क्या लिख दिया NFR डेल्टा T बटे, ये सब इसके हो गए। अब सर जी W वर्क डन, तो तुम बोले वर्क डन, तो सर जी मैं एक बात जानता हूँ इसमें P डेल्टा डेल्टा B, या तुम ज्यादा करो सर जी तो ऐसे लिख दो NR डेल्टा, सही है, सही है। और तुम जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा, यानी कि सर इसमें मैं ये जोड़ दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा NCV डेल्टा T प्लस P डेल्टा, और अगर मैं P डेल्टा B ना जोड़ के NR डेल्टा T करता तो N डेल्टा T कॉमन लेने के बाद में यही क्या बन जाता है मेरा NCP, खत्म, यही तो है। कौन सा प्रोसेस खत्म हो गया, ये आइसोबैरिक, ठीक है। जल्दी से पहले लिखना आइसोबैरिक, ये मत लिखना आइसोबैरिक, फिर ये सब उतार लेना, फिर नीचे हैविंग उसके नीचे डालना ऐसे सीधे से आइसोबैरिक। उतार लिया ये, चलो अब अगले बात में। अब देखो कौन सा प्रोसेस, कॉरिक में क्या कांस्टेंट, आप बोले वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट Pv बराबर nRT, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि सर P1 बटे P2 बराबर T1 बटे, बोलो सही है। अगर P1 बटे P2 बराबर T1 बटे T2, तो बोले आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0, और वर्क डन 0 तो तुम जानते हो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा, सही है। और डेल्टा U क्या होता है सर, बोलो NCV NR बटे गामा माइनस 1 इंटू, सही है, या फिर NFR बटे 2 इंटू, सही है, ठीक हो गया। अरे बोलो
जो ये होगा वही कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक। ये उतारो फिर आइसोथर्मल पे जाते हैं, ठीक है। उतारो फिर हम लोग आते हैं आइसोथर्मल पे। धनतेरस कब है? परसों 18 को, 19 को कहाँ है? 19 को छुट्टी है, संडे है। 18 को कौन सा दिन है? 18 को शनिवार है और 18 धनतेरस है। हैं? छुट्टियां संडे से, शनिवार को पढ़ाई का, शनिवार को पढ़ाई की छुट्टी, और फिर कब तक छुट्टी है ये बताऊं? छुट्टी है तुम्हारी, देखो 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, 23 की। अरे बहुत देर देना बेटा, पढ़ो तुम सब भूल जाओ जिसको पढ़ो, ले रहे हो हैं, इतने में सब भूले जाओ आराम से, कभी 9 दिमाग ले गई हो। ये हो गया, ओके। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये आइसोथर्मल क्या है? सर टेम्परेचर क्या रहेगा मेरा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट का मतलब P1 V1 बराबर P2, यही तो होगा। और सर आइसोथर्मल में क्या जीरो? अगर डेल्टा U जीरो तो डेल्टा Q किसके बराबर? डेल्टा, इसके अंदर जो डेल्टा W के फार्मूला होते थे, बोलो, nRT ln, अब बताओ, B फाइनल अपॉन B इनिशियल, nRT ln इनिशियल अपॉन 2.30303 nRT log 10 B फाइनल अपॉन, या फिर nRT log T इनिशियल अपॉन, सही है? यही तो होता था। ये मेरे कॉस, अब देखो जो भी मेरा डेल्टा W आएगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा Q, डेल्टा Q के बराबर होगा। जो भी डेल्टा W आएगा वो डेल्टा Q के बराबर होगा। उसके बाद में अगला प्रोसेस है जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है? एडियाबैटिक। अब तुम्हें पीछे का कुछ देखना नहीं पड़ेगा, खाली ये सारणी है, बस जो सारणी भी बनाते जा रहे हो
ये सामने सामने देख लो बच्चों, ठीक है ना। फिर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एक प्रोसेस वैसे और है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, वो नींद में नहीं है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मेंस में आ जाता है। अगले बढ़े। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो डेल्टा क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस कहता है हीट एक्सचेंज क्या होगी, यानी कि हीट ना तो ली जा सकती है और ना ही दी जा सकती है। हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ना हीट दे सकते हैं और ना ही हीट हम। खत्म करें इसको। बताओ। हाँ बेटा, एडियाबैटिक होता है बेटा, एडियाबैटिक है। ये डी तो है, अच्छा ओ उसकी बात कर रहे हो। एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक, ये तो कह रही हो। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है बोलो। पीवी गामा बराबर बोलो कांस्टेंट, पीवी गामा बराबर पहला नियम। दूसरा क्या था बोलो, दूसरा क्या था, ऐसा क्या था, टी वी गामा माइनस 1 बराबर, अगला क्या था, और टी बराबर, इनके मतलब फिगरली याद रख लेना, ठीक है। इनके इसका तो यही था, इसका भी यही था, लेकिन इसका क्या था, इस प्रकार, ठीक है। वापस आ, ठीक है, ये याद कर लेना ग्राफ, ठीक है। अब सर देखो, ये तो मेरे कांस्टेंट की बात हो गई। इसके अंदर डेल्टा क्यू क्या होगा, अगर डेल्टा क्यू 0 तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा, या फिर डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा, सही है। सर डेल्टा यू की बात करूं, इसकी बात करूं मैं, डेल्टा यू मेरा क्या होता है बोलो सर, एन सी बी, और बोलो जल्दी बोलो, एन आर गामा माइनस, और बोलो पी डेल्टा बी बटे, और बोलो एन एफ आर डेल्टा टी बटे। अरे सब मारा है, सही है।
अगर मैं इसको लिखना चाहूँ P B फाइनल माइनस गामा माइनस, और इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, अरे बोलो, सब क्या है ये? सब है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, सारी की सारी इंटरनल। ठीक है, ये मेरा कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद में साइक्लिक, साइक्लिक में क्या जीरो? इंटरनल एनर्जी जीरो। साइक्लिक का मतलब है अगर साइक्लिक क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और साइक्लिक अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन। सही है, तो उसमें लिखवाना नहीं कुछ। खत्म करूं इसको, अगले बढ़ूं? सभी लोगों के धान कट गए? अभी ना कटे हैं? कितने बीघा में धान अभी तक कटवा है? लेकिन किसान को कोई है फायदा नहीं। हमने अपने थोड़े से जगह में धान लगाए थे, ठीक है, तो कोई वो वाला मिल नहीं था खाने के लिए। हमने खाने के लिए तो कम से कम खरीदे, किसान इंसान है तो हमने खाने के लिए खरीदे, तो कोई मिला ही नहीं गाड़ने वाला, तो या कि चलो ऐसा करो सब मजदूरी पर करवाएंगे। तो हमने कि आपकी फादर से कहा ऐसा काम करो, मजदूरी पे जितना काम करवाओगे सब नोट करते रहना, इतने रुपए के, इतने रुपए के, इतने रुपए के। बोले ठीक है। तो वे धान गड़े, मेड़े पड़ी और बेड़ खरीदी, नहीं है पानी लगते हर बार, तो एक मजदूर समझा तो पानी लगन के लिए, और वो इंजन अगर से ही देगा तो ऊपर से डीजल से सब हिसाब लगाया तो और घाटे करे। इतने धान निकले उससे रहे घाटे में। तो हमने बात किया बताओ क्या करा जाए। बोले आज के बाद से दान करना बंद। हमने फिर बोले खरीद लिया करेंगे, बहुत तेरे डर को ऊपर जो वैसे बैठे दान करें। असल में कोई फायदा नहीं है दान में, हमारे साइड तो फायदा नहीं है। पूरनपुर मैंने साइड में सुना कि धान अच्छा पैदा हो जाता है। हमारे साइड की जमीन है वो इतनी उपजाऊ रही नहीं है। अगले बढ़े, चलो इसे खत्म करना, ठीक है। बताओ लल्लू, हाँ ठीक है, हाँ बताओ ये कौन सा प्रोसेस? अब बताओ बराबर वाले से क्या कह रही? बताओ आप, कछु ना कह रही? कछु तो कह रही, ठीक है। हाँ बताओ लो, ये कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। ये आइसोकोरिक। अब बताओ ये आइसो और ये सही है भैया? तुम बोले आइसोबैरिक, तुम बोले आइसो, तुम बोले आइसो एडियाबैटिक। अब तुम बोले आइसो, ठीक है।
मुझे एक बार बताओ, सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है? वर्क डन का मतलब क्या है? ये कौन सा ग्राफ है? पीवी। कौन सा ग्राफ है? तो जो सबसे ज्यादा एरिया घेर रहा होगा उसका वर्क डन सबसे। आप देखो सबसे ज्यादा एरिया, सर जी जो देखो इतो एरिया घेर रहा होगा, जो इतो तो जो कम नहीं हो, ये वाला और कम, और इसका तो जीरो। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ, आइसो पूछ लिया था ये सब। उससे कम आइसो थर्मल, उससे कम और सबसे कम आइसो। ठीक है? तो अगर वर्क डन के टर्म में तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम ये तुम्हारे पास में, अब तुम्हारे लिए ऑप्शन में क्या करेगा? ये 4 दे देगा या 3 दे देगा? 4 दे देगा या फिर क्या दे देगा? 3। और तुमसे बस ABCD में ये आगे पीछे होंगे। बताओ कौन सा वर्क डन सही है? तो भाई तुमको बताना है भाई किसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, किसमें सबसे कम वर्क डन होता है। ये हमारा ये सिस्टम। ठीक है? इसके आगे इसे हटाएं, जल्दी उतारो तो अगले बढ़े। एक मैं तुमको लोगों का भ्रम निकाल दूँ। यहाँ पर मैं तुमको थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, इसे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको रिवीजन नहीं करोगे। तो ये कहीं लोग जो बस खाली आ रहे डेली पर समझ में आए, डेली आती है नहीं है, मुश्किल से 10 से 15% फ्री हो फिजिक्स के बाद। लेकिन ये है जब तक थ्योरी बरोबर न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ये तो सत्य बात है भाई। ठीक है? थ्योरी तो आपको नहीं पड़ेगी। खत्म करूँ इसको है? ठीक है? अब समझना, एक ग्राफ और देखो। ये बेटा 3 ग्राफ है। ठीक है? ये ग्राफ है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई। ठीक है? अब मुझे बताओ गामा सबसे ज्यादा किसका होगा? मोनो एटॉमिक। तो ऐसे याद करने का तरीका रखना, वो सबसे भारी, वो सबसे भारी। तो मोनो का कितना होता है? उससे कम, उससे कम। ठीक है? तो ये ग्राफ बेटा पीवी डायग्राम में ये किसका है? ट्राई पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक बोलते। ये किसका है? डाया एटॉमिक। और ये किसका है? मोनो एटॉमिक। ठीक है? इन सब के लिए ग्राफ। ठीक? फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अब देखो, इससे पहले भी मैं तुमको एफिशिएंसी के बारे में बता चुका हूँ कि तुम्हारी एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। हम लोगों का एफिशिएंसी क्या होता था, वर्क डन अपॉन गिवन हीट। या फिर तुम कुछ सोचो, तुमने किसी ने 100 रुपये दिए और तुमने 70 का काम किया तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है, 70%। बस समझ आ रही है, ये क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है, ठीक है। अब देखो, किसी चीज़ की भी एफिशिएंसी 100% नहीं है, ठीक है। किस चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं है। कुछ ना कुछ, जैसे हमारे मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं तो हमारे मोटरसाइकिल में एक इंजन है, ठीक है, इंजन है। अब वो इंजन क्या करता है, पेट्रोल को बर्न करता है, और जो पेट्रोल को बर्न करता है, जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, हमारा पहिया घूमता है। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल कौन सा पहिया घूमता है थर्मल एनर्जी से, आगे वाला पीछे वाला, ये दोनों, पीछे वाला घूमता है, आगे वाला कि दोनों, पीछे वाला घूमता है, सही है, आगे वाला नहीं घूमता है। तो आगे वाला पीछे को धकेलता है, तो पीछे वाला टायर जल्दी घिसता है, लड़के लोगों को पता होगा, पीछे वाला जल्दी घिसता है, आगे वाला नहीं घिसता। आगे वाला, पीछे वाले 2 घिसेंगे तब तक आगे वाला 1 घिस पाएगा, ठीक है। उस पर लोड भी तो ज़्यादा रहता है, तुम भी बैठे रहते हो, 7-8 तुम्हारे दोस्त और भी बैठे रहते हैं मोटरसाइकिल पे, प्रॉब्लम है। चलो, तो ये देखो, तो अब इसमें समझो, सबसे पहले अगर हम लोग साइकिल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा था, वर्क डन बाई वर्किंग सब्सटेंस ड्यूरिंग ए साइकिल अपॉन हीट सप्लाई। तुमने जितनी हीट सप्लाई करी, ये यहाँ पर हीट सप्लाई की बात हो रही है, हीट निकालने की बात नहीं हो रही है, बात समझ रहे, हीट निकालने की बात नहीं, हीट किसकी, सप्लाई की बात हो रही है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुमने मान लो किसी भी मोटरसाइकिल को तुमने 500 जूल हीट दी, 500 जूल हीट दी, तो गिवन हीट कितनी है, 500 जूल। और तुमने कहा जो मेरी बाइक ने काम किया, वो काम किया 300 जूल का, कितने काम किया, तो वर्क डन 300 बटे 500 गुणा 100, एफिशिएंसी निकल के आ गई कि मेरी इस चीज़ की एफिशिएंसी इतनी है, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है। ये पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। अरे ठीक है, ये क्वेश्चन करेगा आपको। पहले हीट इंजन देखो, हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या है समझना सबसे पहले। मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास इंजन है, ये मेरे पास एक इंजन, मैंने इस इंजन को, एक है मेरे पास सोर्स, ये मेरे पास है इंजन, ये है मेरे पास सोर्स, ठीक है, और इधर है मेरे पास सिंक, क्या है, अब एक एक करके बता रहा हूं। सोर्स का जहां से हीट आ रही है, मान लो सोर्स ने हीट दी इसे Q1, कितनी हीट दी, सोर्स ने इसे Q1 हीट दी, और इसने काम किया W का, कितना काम किया, तो कितनी हीट बची, मान लो हीट कितनी बची, Q2, कितनी हीट बची, वो बाहर निकल जाएगी, नहीं समझ में आया। फिर देखो, तुमने मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल में क्या डाला, पेट्रोल, ये डीजल, पेट्रोल, ठीक है, मोटरसाइकिल में डाला पेट्रोल, पेट्रोल डाला तो पेट्रोल ने क्या दी इंजन को, ऊष्मा, हीट दी। अब मोटरसाइकिल चली,
चली तो उसने क्या किया, कार्य किया। अब जितनी ऊष्मा बची वो साइलेंसर से निकल जाती है, तभी तो साइलेंसर गर्म होता है। अरे होता नहीं होता गर्म साइलेंसर, तो वो ऊष्मा कहाँ चली गई, सिंक में, यानी कि बाहर चली गई। कहते नहीं कोई चीज़ बोले सिंक में डाल दो, सिंक में डाल दो तो वेस्टेज है, कोई चीज़ वेस्टेज होती है तो उसे कहाँ डालते हैं, सिंक में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सबसे पहले सर जो Q1 थी वो दो पार्टों में डिवाइड हुई, एक तो Q2 में और एक W। अगर मैं यहाँ से वर्क डन को निकालूं तो मैं कहूँगा Q1 माइनस ये होगा। अगर मैं एफिशिएंसी का जो मैंने अभी ऊपर फार्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग वर्क डन अपॉन गिवन हीट मेरी कितनी है, Q1। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं सर Q1 माइनस Q2 अपॉन, और एफिशिएंसी के लिए बेटा 100 से गुणा भी तो करनी पड़ती है, गुणा किससे कर दी। अगर मैं इसके नीचे अलग अलग लिखूं Q1 बटे माइनस Q2 बटे गुणा Q1 से Q1, एफिशिएंसी आ गया 1 माइनस Q2 बटे Q1 गुणा, आ गया एफिशिएंसी का फार्मूला। अब तुम सोचना जो ये मेरे पास सोर्स है, क्या है सोर्स, इसका टेम्परेचर अगर मैंने T1 माना और सिंक का टेम्परेचर क्या माना। अब तुम एक बात देखो, सोर्स का मतलब ये है कि जो तुम्हारे बाइक है, बाइक में इंजन होता है, अरे इंजन होता नहीं होता है, इंजन ज्यादा गर्म होता है कि साइलेंसर, साइलेंसर ज्यादा गर्म होता है, इंजन ज्यादा गर्म होता है। वो तो बोका उसके ऊपर ऐसी परतें लगाई जाती है ना जिससे कि ऊपर उसकी हीट आती नहीं है, समझे। नहीं तो इंजन होता है, सही है। बात ये तुम इंजन से कुछ जले नहीं तो साइलेंसर से जले हो, इसलिए साइलेंसर बोल रहे हैं। ज्यादा कौन होता है बेटा, इंजन। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है सर, इधर लिख लेना, T1 हमेशा ज्यादा होगा किससे, T1 हमेशा ज्यादा होगा। अब देखो अगर एक एफिशिएंसी का फार्मूला तो ये हो गया, ये एफिशिएंसी का फार्मूला कब लगाएंगे, जब मुझे कौन सी हीट पता हो, सिंक की, और मुझे कौन सी पता हो, गिवन हीट। तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू, अगर मुझे टेम्परेचर पता हो, किसका टेम्परेचर, सोर्स का, और तो सिंक में बेटा Q2 था, फार्मूला लगेगा 1 माइनस T2 बटे T1 गुणा, बोलो किसका फार्मूला आया ये, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी के दो फार्मूला, एक फार्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू, दूसरा फार्मूला 1 माइनस T2 अपॉन इंटू 100, ठीक है। किसके लिए, ये हीट इंजन के लिए, सेटअप में दिया भी होगा, बता देना।
ईटा Q1 Q2 ईटा ईटा है, हाँ ये ईटा है, ठीक है, ईटा है। तुम में से कौन कौन 6:30 बजे ट्रेन से जाते हो? एक आप जाते हो 6:30 वाले से, 2 6:30 वाले जाते हो? बेटा रात हो गई है, समय नहीं है, चुड़ैल में उठने का है। जब EMA पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो देखो चुड़ैल कितनी टुकड़ा तो तुम बेटा 8 बजे घर पहुंचे तो सही है, एक भगवान वाले चावल खा दो, भूख लगने के बाद में पता है तो ये कहाँ पड़े हैं, और सवेरे उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, परिवार को जिंदगी पूरी मशीन हो गई है। खत्म कर बेटा इसको। देखो ये दिया हुआ है बेटा, ये एफिशिएंसी परसेंटेज में नहीं दी है, मैंने परसेंटेज में कहा था, ठीक है। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द, Q2 हीट रिलीज बाय द टू द सिंक, ये टू द सिंक लिखा हुआ, ठीक है। ये थर्मल एफिशिएंसी W क्या है? वर्क। अब देखो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जानते हो ना, फ्रिज क्या है? वैसे ये सिलेबस से हट चुका है, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेटा। देखो रेफ्रिजरेटर में क्या करना, सोचो रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, बोलो। पानी को और ठंडा कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद बर्फ में जमा देता है ना, यही तो काम करता है। जो रेफ्रिजरेटर काम करता है वही काम कौन करती है? एसी। वही काम कौन करती है? अगर इस कमरे में मान लो एसी लगी हुई है, तो एसी का काम क्या है? अंदर की हीट को कहाँ निकालना, और बाहर टेम्परेचर ज्यादा कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा? बाहर का ज्यादा, बाहर का। सेम काम इसका है, सेम काम। फिर समझना, ये है मेरा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ, यहाँ एक लगी हुई है मोटर, क्या लगी हुई है? हर रेफ्रिजरेटर मोटर होती है। मोटर ने कार्य किया, मान लो कितना, कितना कार्य किया, तो इस रेफ्रिजरेटर ने अपने से बाहर फेंका, कितनी हीट फेंकी? Q1, ठीक है। Q1 हीट बाहर फेंकी, और इसने जो ली थी सिंक से, किससे? सिंक से हीट कितनी ली? Q1, और बाहर फेंक दिया वो Q2। सिंक से ली Q2 और बाहर फेंक दी, नहीं समझना है तो देखो कितना ही बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है तुम्हारा, हैं? अरे बड़े भी होते हैं, छोटा वाला इतना बड़ा भी होता है, ठीक है। अब सोचना, रेफ्रिजरेटर के जो अंदर पार्ट है, अंदर बंद है, तो इसके अंदर वाली जगह को तुम बोलो सिंक। क्या बोलो? तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? पहले तुम बटन दबाओ, बटन क्या काम करेगा? बिजली लेगा। बिजली किसे मिलेगी? मोटर को। किसको मिलेगी? मोटर चलेगी। जब मोटर चलेगी तो इसके, मोटर चलेगी तो भैया कुछ ना कुछ तो कार्य मोटर भी कर रही है ना। अगर मोटर नहीं चलेगी तो क्या अंदर ठंडा हो जाएगा? तो मोटर ने काम कितना किया? W। कितना काम किया? W। और इसके अंदर से Q2 हीट निकाली। कितनी निकाली?
Q2 हीट निकाली और ये W, दोनों को मिला के बाहर फेंक दिया। क्या फेंक दिया? Q। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहाँ पर भी देखें सर, तो Q1 बराबर W प्लस, सही है, W प्लस, अब देखो इसके अंदर जो बीटा होता है इसका फार्मूला होता है Q2 बटे, अगर मैं Q2 निकालूंगा, Q2 तो ऐसे ही रहने दूं, W निकालूंगा तो Q1 इधर, तो क्या हो जाएगा? Q1 माइनस, बात समझ में आ रही है? ये कहलाता है मेरा, ये कहलाएगा मेरा रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। और इसे बीटा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। ये थोड़ा फिगर बना लो, लिखा हुआ तो ये सब फिगर बनाओ फटाफट। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उतर लिया? अरे बोलो, उतर लिया? नहीं। अब देखो बेटा, बस थोड़ा सा ये देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बोला था दो लॉ है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सही है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट, एक केल्विन प्लैंक और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो देखो केल्विन प्लैंक क्या बोले, तुम खुद ध्यान लगाना। केल्विन प्लैंक क्या बोले? केल्विन प्लैंक बोले कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी भी चीज को जो हीट दे रहे हो वो 100% उसे किसमें कन्वर्ट कर दे? वर्क में, सही है। वर्क क्यों पॉसिबल? इसमें मोटरसाइकिल को तेल दिया, तेल से हीट निकली, क्या वो हीट 100% कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इंजन अंदर चल रहा है उसके कारण भी क्या होगा? घर्षण होगा। घर्षण होगा नहीं होगा? अरे इंजन के जो पार्ट है उनमें भी क्या होगा? घर्षण होगा नहीं होगा? पिस्टन है वो आगे पीछे घूम रही है, उसमें भी घर्षण है, सही है। तो उसमें क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। एनर्जी का क्या होता है? और कुछ हीट, अगर किसी सिलेंडर में आग जल रही है तो कुछ हीट उससे भी तो बाहर निकल के जाएगी, तभी तो हमारा इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बस पहले लॉ में क्या बोला केल्विन प्लैंक ने कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्या बोले, ये बोले नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हिच कैन कंप्लीटली कन्वर्ट हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम रिजर्वर इनटू टर्बाइन।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो तुमने हीट दी है वो 100% किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने ये बोला कि हीट हमेशा हायर टू लोअर की तरफ जाती है। हायर टू कहाँ जाती है, लोअर, कभी लोअर से हायर की तरफ। लेकिन अगर तुम बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क ना करो तब, बाहर से जैसे खुद बताओ, तुम्हारे लिए एक लोहे की छड़ है, एक तरफ तुम गर्म करियो तो उधर गर्म होगी तो धीरे धीरे हीट इधर आएगी, ठीक है। हीट हमेशा क्या आएगी, गर्म से ठंडे की ओर, कभी ठंडे से गर्म की ओर, हाँ ठंडे से गर्म की ओर जा सकती है अगर तुम उस पर ऊपर एक्सटर्नल वर्क कर दोगे। जैसे एसी, जैसे एसी क्या होता है बेटा, अंदर क्या होता है, ठंडा, और अंदर से ही ठंडे से बाहर को निकाल देती है, क्या निकाल देती है, गर्म निकाल देती है, होता नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट थे।